Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with one more video, that is part 2 of chapter 3 परमाणु एवं अणु का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु के बारे में, अलग अलग तत्वों के प्रतीक के बारे में और आखिरी में हम जानेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं परमाणु से। लास्ट वीडियो में भी पार्ट 1 में भी मैंने आपको समझाया था परमाणु क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था वहां पे आपको समझाने के लिए। फिर भी यहाँ पे एक बार और हम बात कर लेते हैं कि परमाणु क्या होता है, कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है। एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 देखो, तभी आपको ये पार्ट 2 क्लियर होगा। तो यहाँ देखो क्या बोला इन्होंने, किसी भी पदार्थ की, वहाँ मैंने कुर्सी, मोबाइल फोन, कोई जीव है, किसी भी पदार्थ की आपको पता है कि सबसे छोटी जो इकाई होती है वो परमाणु होती है, कोई भी चीज़ है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन इन्होंने क्या लिखी है, इसमें रासायनिक तत्व के सारे गुण होते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, समझाया था, तत्व और परमाणु एक ही कैटेगरी से आते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन तत्व की बात कर रही हूँ तो उसका एक एक परमाणु जो होगा उसमें हाइड्रोजन तत्व, जो हाइड्रोजन तत्व में जो जो गुण होने चाहिए वो उसके एक परमाणु में भी होंगे। जितना द्रव्यमान होता है सारे परमाणुओं का सेम होगा, जो गुण होते हैं वो एक परमाणु में जो गुण मिलेंगे वो आप चाहे 10 ले लो, चाहे 20 ले लो, कितने भी ले लो, उतने ही उनमें मिलेंगे। ऐसा नहीं है 2 परमाणु ले लिए तो गुण डबल हो गए, कोई और नए गुण आ गए, नहीं, एक परमाणु में उस तत्व के देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ, जो कुर्सी वाला। ये कुर्सी नज़र आ रही है, मैंने आपको वैसे ये समझा चुकी हूँ एक बार, और फिर मैं आपको बता देती हूँ। इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे, फिर इन टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे। एक टाइम ऐसा आएगा, आपको पता है, जब ये और छोटे टुकड़ों में नहीं, आगे और नहीं तोड़े जा सकते। इन्हें आप क्या बोलोगे, परमाणु। ये लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्मतम, इतने छोटी इकाई हो जाती है, इतने छोटे कण बन जाते हैं, इन्हें हम आगे नहीं तोड़ सकते। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, परमाणु। अब परमाणु, ये पूछा जाता है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं बेटा, आपको सीधा अपनी आंखों से ऐसे नजर नहीं आते। ठीक है, परमाणु देखो यहाँ एक इन्होंने एनसीईआरटी में भी उदाहरण दे रखा है। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि आप अगर ये एक परमाणु है, 2 है, 3 है, ऐसे परमाणु के एक के ऊपर एक रखते चले जाओगे। अगर लाखों परमाणु आप सोचो एक के ऊपर एक रख दो, आप एक के ऊपर एक सिक्का रखो, सोचो कितने लाख अगर सिक्के रख दोगे कितना ऊंचा बन जाएगा, जबकि सिक्के भी कितने पतले होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप लाखों परमाणु एक के ऊपर एक रख दोगे तो भी आप देखोगे कि एक कागज, आपने देखा है कोई कागज की कितनी पतली सी एक वो परत होती है, बस इतनी परत बन पाएगी। कागज कितना पतला होता है आपको पता है ना। अगर लाखों परमाणु भी आप एक के ऊपर एक रख दोगे तब भी आप देखोगे कि बस एक कागज की जो जितनी पतली परत है बस इतनी ही परत बन पाएगी। तो आप सोच लो कितने छोटे होते हैं ये। ठीक है, ये बस आप इमेजिन कर लो, आप ये कल्पना करके देखो, तभी मैंने आपको ये उदाहरण दिया है। ये इतने सूक्ष्मतम कण होते हैं। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि परमाणु क्या होते हैं और कितने छोटे होते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे अलग अलग तत्वों के प्रतीक। हमारे पास 120 के आसपास तत्व हैं। तत्व में बात करती हूँ जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, तत्व हैं। लोहा है, चांदी है, सोना है, सब के सब क्या है, तत्व हैं। तो अभी तक हमारे पास 120 के आसपास तत्व हैं, और भी नए नए तत्वों का आविष्कार होता रहता है, नए नए खोज की जाती है। अभी हमारे पास 120 के आसपास तत्व हैं और उन सारे तत्वों का अपना अलग अलग नाम है और उनके अलग अलग कुछ सिंबल, प्रतीक रखे गए हैं। यहाँ देखो आपको कुछ नजर आ रहे हैं। Zn, जिंक को हम Zn बोलते हैं, पोटेशियम को K बोलते हैं, किसी का Pb है, किसी का Cu है। ठीक है, तो इन तत्वों के जो प्रतीक कैसे रखे जाते हैं, कॉपर को Cu क्यों बोलते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके हिसाब से इनका नामकरण
पहले इनका नाम रखा जाता है और उसी हिसाब से उनका प्रतीक रखा जाता है। तो ये सारा काम कौन करती है? देखो मैंने यहाँ लिखा है आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है आप मान लो, जो क्या करती है, जो अलग अलग तत्व है इनका क्या नाम रखा जाना चाहिए, किसी दो का नाम सेम नहीं हो जाना चाहिए, या फिर नाम ये है तो इनका प्रतीक क्या होगा, ये सारा काम कौन संभाल रही है? आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब नाम ये ऐसे नहीं कि किसी का भी कुछ भी नाम रख दिया इन्होंने, कुछ नियम होते हैं, उनके आधार पर इनके नाम रखे जाते हैं, उनके आधार पर इनके प्रतीक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं कि किसी तत्व को हम यही क्यों बोलते हैं या फिर इसका यही प्रतीक क्यों रखा गया है। तो हम वो एक एक करके पढ़ेंगे, उनके साथ साथ मैं आपको उदाहरण देती रहूंगी। फर्स्ट देखो यहाँ क्या लिखा है, अधिकतर तत्वों के प्रतीक, प्रतीक मतलब बेटा सिंबल, उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। ज्यादातर तत्वों के जो आप प्रतीक देखोगे, मैं प्रतीक बोलूँ या सिंबल, आप कंफ्यूज नहीं होगे, मेरे हिसाब में आपको सिंबल ज़्यादा इजी लग रहा होगा है। ठीक है, प्रतीक मतलब सिंबल, किसी चीज़ का क्या सिंबल होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर तत्वों के जब आप सिंबल देखोगे तो आप क्या देखोगे, जो उनका अंग्रेजी में नाम होगा, उस तत्व का जो अंग्रेजी में नाम है उसका हमने पहला अक्षर ले लिया, या तो वही उसका प्रतीक बन गया। ठीक है, या फिर पहला और दूसरा अक्षर भी ले लिया, वो उसका प्रतीक बन गया। ये मैं आपको उदाहरण दूँ उससे पहले एक और चीज़ आप देख लो, जो हम प्रतीक बनाएंगे तो अगर एक ही नाम का है, एक ही अक्षर का है, तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। कैपिटल का मतलब आपको पता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट में ए कैपिटल भी होता है, स्मॉल भी, लेकिन फर्स्ट जो लेटर, पहला अक्षर जो आप लिखोगे वो हमेशा कैपिटल होता है, सेकेंड लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी भी तत्व का प्रतीक लिखोगे। सेकंड लेटर, अगर दूसरा लेटर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो वो आप हमेशा छोटा अक्षर, छोटा अल्फ़ाबेट लिखोगे। मैं आपको उदाहरण दूंगी, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। एग्जाम्पल, फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब बेटा मुझे इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा तभी आपको प्रतीक क्लियर होगा, क्योंकि प्रतीक इंग्लिश में ही होते हैं। हाइड्रोजन की ये स्पेलिंग होती है। तो मैंने क्या बोला, जो तत्व का अंग्रेजी में नाम है, अंग्रेजी में नाम मैंने लिखा है HYDROGEN, इसका पहला अक्षर या फिर पहला और दूसरा दोनों। तो हाइड्रोजन का जो आप देखोगे इसका प्रतीक क्या है? H। तो आप यहाँ देख रहे हो, इसका पहला अक्षर यही है, अंग्रेजी नाम और उसका पहला अक्षर, वही इसका क्या बन गया? प्रतीक H। तो हाइड्रोजन को आप क्या प्रतीक से बुलाते हो? H। ठीक है, सेकंड देखो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब इसको इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा बेटा। एल्यूमिनियम। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या किया, इसका पहला अक्षर तो लिया ही लिया और इसका दूसरा एल भी ले लिया। ठीक है, तो क्या बन गया प्रतीक इसका? ए, और दूसरा अक्षर क्या है? एल। तो इसका प्रतीक, एल्यूमिनियम का प्रतीक बन गया AL। अब यहाँ पे आप दूसरी वो वाली चीज़ जो मैंने आपको रूल बताया था कि पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। अगर इसे आप पहले को भी कैपिटल और एल को भी कैपिटल लिख दोगे तो ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, या फिर पहला भी स्मॉल लिख दिया और दूसरा भी स्मॉल लिख दिया, ये भी गलत है। पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ इसका बेटा, कोबाल्ट। कोबाल्ट, तो इसका आप देख रहे हो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये C है पहला अक्षर और दूसरा O, तो इसका प्रतीक क्या बन गया? CO। तो ज़्यादातर तत्वों का नाम कैसे रखा गया? उनका प्रतीक, उनके जो अंग्रेजी में नाम है उसका पहला अक्षर और
या तो पहला है, जैसे कि हाइड्रोजन में H है, ऑक्सीजन में OXYGEN, तो O ले लिया, नाइट्रोजन का N ले लिया, लेकिन कईयों का क्या लिया है, पहला और दूसरा। ठीक है, अब सेकंड रूल पे आ जाओ। देखो क्या लिखा है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला अक्षर तो इसमें भी ले रहे हैं हम, ठीक है, पहला हम उसमें भी ले रहे थे, जो फर्स्ट केस था, जैसे कि एल्युमिनियम था तो ए लिया था, पहला अक्षर तो यहाँ भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल दूसरे वाला अक्षर लेना जरूरी नहीं है, पूरे नाम में से और कोई भी एक अक्षर ले लेंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, फिर आपको और क्लियर होगा। क्लोरीन, क्लोरीन को बेटा इंग्लिश में लिखते हैं CHLORINE, क्लोरीन। तो इसका प्रतीक क्या होता है, इसका पहला अक्षर ले लिया आपने C, तो मैंने यहाँ लिखा C, और दूसरा ये वाला अक्षर नहीं लिया हमने, एक छोड़ के दूसरा तीसरे वाला अक्षर, ठीक है, तो इसका प्रतीक बन गया Cl। तो इसमें क्या डिफरेंस है, दो अक्षर तो ले रहे हो, लेकिन पहला लिया आपने, फिर दूसरा, बिल्कुल ये आपने H नहीं लिया, आपने क्या लिया, तीसरा अक्षर L। नाम में से, पूरे नाम में से कोई भी दूसरा अक्षर ले लो, ठीक है, L ले लो, O ले लो, R, ऐसे हमने क्या ले लिया, L, तो क्लोरीन का Cl बन गया। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे, जिंक, जिंक को इंग्लिश में लिखते हैं ZNIC, ठीक है। इसका देखो हमने क्या किया, पहला अक्षर ले लिया तो प्रतीक Z, और फिर ये वाला छोड़ के N ले लिया, तो इसका भी क्या बन गया, प्रतीक ZN। तो क्लियर हुआ, पहला अक्षर या फिर उसके बाद दूसरा अक्षर हम कोई सा भी ले सकते हैं। तीसरे रूल पे आ जाओ, कुछ तत्वों के प्रतीक को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। आपको पता है अंग्रेजी या हिंदी ही दो भाषा नहीं है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें से कुछ भाषाएं यहाँ लिखी हैं, जैसे लैटिन, जर्मन या ग्रीक। तो तत्वों के नाम तो उसमें भी हो सकते हैं ना, जैसे हिंदी में आप हाइड्रोजन लिखते हो, इंग्लिश में अलग तरीके से हाइड्रोजन लिखते हो, तो ग्रीक में इसका और कुछ नाम होगा, लैटिन में हाइड्रोजन का और कुछ नाम होगा, तो वहां से हमने इनके प्रतीक बनाए हैं। कुछ तत्वों की अगर हम बात करें तो मैं उदाहरण देती हूँ, जो उनके जैसे किसी भी तत्व का लैटिन में कुछ नाम होगा, तो जो नाम है वहां से हमने वो अक्षर उठाए हैं। जैसे यहाँ देखो बेटा, पहला जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जो कि आपको पक्का याद होना चाहिए, बार बार पूछा भी जाता है, लोहा, या फिर आप इसे बोल दो लोह, ठीक है। लोह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन, ठीक है, लेकिन हमें इंग्लिश की भी बात नहीं करनी, हिंदी की भी बात नहीं करनी। इसका आप जब सिंबल देखोगे, प्रतीक देखोगे, तो वो क्या है, Fe। आप बोलोगे मैम Fe तो ना तो IRON पूरे में कहीं पे है ही नहीं, ना तो F है ना E है, तो ये Fe कैसे बन गया। इसका सिंबल तो अगर हम पहले के हिसाब से देखें तो IR कुछ ऐसा बनना चाहिए, या IO या IN कुछ ऐसा बनना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, अंग्रेजी नाम से तो ये बना ही नहीं है। ये इसका अगर हम लैटिन में नाम देखेंगे, लैटिन में इसका नाम होता है फेरम, लोहे का लैटिन में नाम होता है फेरम। तो फेरम की स्पेलिंग होती है FERRUM, फेरम। तो F पहला अक्षर और दूसरा अक्षर E, फेरम, तो वहां से इसका प्रतीक आ गया Fe। दूसरे दो एग्जाम्पल और मैं ले लेती हूँ, आपको इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। सोडियम, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं, इसका प्रतीक देखोगे बेटा, आप बोलोगे फिर से SO या SD ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं, इसका प्रतीक है Na, क्योंकि जो इसका लैटिन में नाम है वो है नेट्रियम। ठीक है, तो नेट्रियम NATRIUM, तो N और A,
इसके लैटिन में जो नाम है वहां से इसके 2 अक्षर लिए गए हैं। एक और है जो इस आपके बुक में दिया गया है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का जो प्रतीक है वो क्या है, के, क्योंकि जो इसका लैटिन में नाम है वो है केलियम। KALIUM, तो ओनली पहला अक्षर ले लिया के, जिसका इसका प्रतीक बन गया के। तो आपको समझ आया, 3 केसेस हमने यहाँ देखे। या तो पहले केस में क्या देखा था, या तो जो अंग्रेजी में नाम है तत्व का उसका ओनली पहला अक्षर ले लिया, या पहला और जस्ट उसके बाद आने वाला दूसरा, है ना। मैंने आपको जैसे एग्जांपल लिया था एल्यूमिनियम, AL। दूसरा केस क्या देखा, पहला अक्षर तो लिया, फिर पूरे नाम में से कोई भी एक और अक्षर ले लिया, जैसे क्लोरीन, C ले लिया पहला और तीसरा अक्षर L ले लिया। लास्ट में हमने बात करी ग्रीक, लैटिन या फिर जर्मन भाषा में जो इनके नाम हैं उनके पहले और दूसरे अक्षर या जो भी उसमें से हमने इनके प्रतीक बनाए हैं। ये आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो, ये आपको टेबल नजर आ रही है, कुछ तत्वों के प्रतीक यहाँ पे दे रखे हैं इस टेबल में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप धीरे धीरे लिख के अपनी कॉपी में याद करोगे। ठीक है, जैसे इन्होंने दे रखा है एल्यूमिनियम का AL, आर्गन का AR, बेरियम BA, बोरोन B, ब्रोमीन BR। यहाँ पे आप देखोगे कि बोरोन का B बन गया। सारे के सारे आप देख रहे हो कि सारे अलग हैं, ऐसा नहीं है कि बोरोन या ब्रोमीन का नाम सेम सेम लग रहा है तो प्रतीक सेम हो, नहीं, हर एक तत्व का प्रतीक अलग है। ये चीज समझ आई। बोरोन को अगर B दे दिया तो ब्रोमीन का BR बना है, बेरियम का BA बना है। तो आयुपेक देखो ये सब चीजों का ध्यान रखती है कि सारे प्रतीक अलग अलग होने चाहिए। आप ये अपनी कॉपी में लिख लिख के धीरे धीरे याद करोगे। ठीक है, ये याद नहीं होंगे तो आगे आगे आप जब केमिकल फॉर्मूले बनाने होंगे सब कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रतीक आपको जरूर याद होने चाहिए। इसमें कुछ 27 अराउंड आपको वो दे रखे हैं तत्व और उनके प्रतीक। आप नाम और उनके साथ उनके प्रतीक याद करोगे। आखिरी में देखो क्या दे रखे हैं, यूरेनियम, जिंक। यहां तक आपको याद होने चाहिए। क्लियर? ये पूरी टेबल मैंने आपको दिखा दी है। यस बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। आपको यहां पे नाम से ही वैसे पता चल रहा है परमाणु का द्रव्यमान। द्रव्यमान मैंने पार्ट 1 में भी आपको बोला था, आप एक तरीके से वजन लेके चलते हो। किसी चीज में जो वजन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान। जबकि वजन और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप इसे क्या लेके चल रहे हो अभी, वजन ही। ठीक है, समझने के लिए। तो परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणु की हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे हाइड्रोजन इन सब के परमाणु होते हैं, इतने छोटे, इनमें कुछ द्रव्यमान होता है। उसकी हम बात करेंगे कि कितना द्रव्यमान, कौन से परमाणु में कितना द्रव्यमान होता है, कैसे निकाला गया। ठीक है, ये सब बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रक की। जैसे आपको पता है, दूरी आपको अगर निकालनी हो कि आप अपने घर से किसी मंदिर गए तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर दूर था। 2 किलोमीटर मैंने आपको बताया मात्रक होता है। ठीक है, आप में कितना वजन, आप बोलोगे 30 किलोग्राम। तो kg, ये जो किलोग्राम है ये इसका मात्रक है। तो परमाणु द्रव्यमान का भी तो कोई मात्रक होगा। तो पहले जो इसका मात्रक था वो था बेटा AMU। हिंदी में इसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये बेटा देखो इंग्लिश से बना है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक, परमाणु को एटम बोलते हैं, मास को द्रव्यमान बोलते हैं, यूनिट को इकाई बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब आयुपेक ने इसकी जो है मात्रक है ये चेंज कर दिया। परमाणु द्रव्यमान अब हम AMU में नहीं लिखते, अब हम लिखते हैं U में। U क्या होता है बेटा आपका, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो जब हम आगे परमाणु द्रव्यमान लिख रहे होंगे हर बार हम क्या लिखेंगे, U। कहीं कहीं पे AMU भी लिखा जाता है अभी भी, लेकिन आपको समझ जाना है कि जो लेटेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, U। ठीक है, अब जो द्रव्यमान की बात हुई, आपको ये तो पता चल गया कि द्रव्यमान हम क्या जो भी होगा, जैसे 2 है तो 2U, 2U, 5U, 10U, आपको मात्रक पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जो इसका द्रव्यमान निकालने कैसे, आपको पता है परमाणु कितना छोटा होता है, तो हर एक परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग से निकालना बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हम जो बात करते हैं वो करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। ठीक है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। मुझे लगता है बार बार जो हिंदी में लिखा है इससे इजी आपको इंग्लिश में लगेगा और उससे इजीली समझ आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है। जिसको हिंदी में समझ आता है आप हिंदी में कर लीजिए, लेकिन इंग्लिश में मुझे लगता है आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। जो सापेक्षिक है इसको हिंदी में रिलेटिव बोलते हैं। तो मैं आगे जो उदाहरण लूंगी उसमें आपको इंग्लिश में ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे देखो आपको सीधे हाथ की ओर ये पिक्चर नजर आ रही है, यही उदाहरण एनसीईआरटी में भी लिया गया है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर एक परमाणु का अलग अलग से द्रव्यमान नहीं निकाला गया, यहाँ क्या किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान निकाला गया। आप बोलोगे मैम ये सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। यहाँ देखो आपको ये एक तरबूज नजर आ रहा है, इस तरबूज का क्या किया, 12 इक्वल पीसेस में कट कर दिया, 12 हिस्सों में से काट दिया। अब क्या कर रहे हैं, ये तराजू आपने देखा ही है, तराजू में आपको पता है कि दोनों तरफ, अगर एक तरफ आपने बोला 2 किलो मूली दे दो तो 2 किलो मूली रखेगा, एक तरफ 2 किलो का बाट रखेगा, और जो बीच में सुई होती है वो बिल्कुल बीच में आ जाएगी। इसका मतलब अब 2 किलो है वो मूली। अगर मूली की तरफ झुक रहा है तो आप बोलोगे मूली ज़्यादा है, और बाट की तरफ झुक रहा है तो आप बोलोगे मूली कम है, बाट का वजन ज़्यादा है। तो सुई क्या होनी चाहिए, एकदम बीच में, मिडल में। तो अब क्या किया मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये एक तरबूज का पीस है मैंने इसका रेट बता दिया। ये देखो इसे मैंने 1 यूनिट मान लिया, जो एक तरबूज का ये पीस है ना इसका मैंने 1 यूनिट मान लिया और मैंने इसका रेट बता दिया। मैंने अपने वहां पे रेडी पे इसका रेट लिख दिया कि 1 यूनिट का रेट है 2 रुपये। ठीक है, अब मुझे किसी ने बोला कि मुझे ये 4 संतरे दे दो, तो मैंने क्या किया, एक तरफ 4 संतरे रखे और एक तरफ वो तरबूज का 1 पीस रखा। अभी मेरे संतरे झुक रहे हैं तो इसका मतलब संतरों का वजन ज़्यादा है। हाँ, मैंने क्या किया, एक और तरबूज का पीस रखा। अब मैंने देखा कि मेरे जो सुई है तराजू की वो एकदम बीच में आ गई है। इसका मतलब जो तरबूज का वजन है 2 पीसेस का और संतरों का वजन सेम हो गया है। तो मैंने 1 यूनिट का रुपए कितने रखे थे, 2 रुपये। अब संतरे कितने हैं, तरबूज के वजन के इक्वल, लेकिन कितने पीस रखने पड़े मुझे, 2। तो मैं क्या बोलूँगी, 2 यूनिट। जो संतरों का वजन है वो कितने के इक्वल है, 2 यूनिट्स के इक्वल। तो एक अगर 2 रुपये का है तो 2 यूनिट कितने की हो जाएंगी, आप बोलोगे मैम 4 की। तो मैंने बोला इस संतरे कितने के हो गए, 4 के, 4 रुपये के। तो यहाँ मैंने क्या किया, संतरों का जो वजन था मैंने अलग से, कोई हर चीज़ के लिए मैं अलग से बाट नहीं रख रही हूँ। मैंने क्या किया, हर चीज़ का जो आप मेरे से संतरे मांग रहे हो या फिर मेरी दुकान पे और कुछ भी है, आप सेब मांग रहे हो, कुछ भी, मैं क्या कर रही हूँ, तरबूज के हिसाब से, तरबूज के कंपैरिजन में, उसके रिलेटिव मतलब उसके रिलेशन में, उससे कंपेयर करके मैं उसका द्रव्यमान, उसका वजन माप रही हूँ, है ना। तो इस टाइप के जो द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके रिलेशन में, इसके कंपैरिजन में हम माप रहे हैं, एक चीज के कंपैरिजन में दूसरे का वजन मापना, है ना। मेरे को अब तरबूज का मैंने 1 पीस का रेट मुझे पता है कि 2 रुपये है, तो कोई चीज अगर 1 पीस के इक्वल होगी तो मैं उसके 2 रुपये ले लूंगी, 4 के इक्वल होगी तो मैं 8 ले लूंगी। तो हर एक चीज का मैं क्या कर रही हूँ, वजन तरबूज के हिसाब से उसके कंपैरिजन में माप रही हूँ। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो ऐसा ही कुछ जब हमें परमाणु के द्रव्यमान की बात की तब किया गया। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। अब हम क्या कर रहे थे, किसी भी चीज का वजन मापना था तो तरबूज के पीसेस को यूज कर रहे थे, तरबूज को यूज कर रहे थे हमने, उसे एक स्टैंडर्ड, बिल्कुल मतलब हर चीज को मापने के लिए हमने तरबूज को डिसाइड कर लिया था कि हम इसके हिसाब से देंगे। ऐसे ही जब हमें अलग अलग परमाणु, कार्बन है, नाइट्रोजन है, आपको पता है कितने परमाणु, अलग अलग तत्व हैं, उनके अलग अलग परमाणु हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, हर एक परमाणु का आपको क्या करना था,
द्रव्यमान निकालना था, तो किसी एक को तो हमें वो मानना पड़ा था ना, जैसे हमने तरबूज मान रखा था, ऐसे ही हमने क्या किया, कार्बन 12, कार्बन बेटा कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, हम किसकी बात करें, कार्बन 12। जो कार्बन 12 है उसे हमने क्या किया, इसे हम इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है, सी, कार्बन का प्रतीक होता है सी, तो इसे हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। अब हमने क्या किया, जितने भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना है हमने कार्बन 12 जो कार्बन 12 है इसके कंपैरिजन में निकाला, जो सापेक्षिक द्रव्यमान निकालना है हमें, है ना। तो कोई एक चीज तो हमें चाहिए, तो हमने किसके कंपैरिजन में निकाला है, वो किसी एक के कंपैरिजन में तो निकाला होगा ना, तो हमने किसके, कार्बन 12 के कंपैरिजन में सबका द्रव्यमान निकाला है। नेक्स्ट देखो, अब यहां एक बात की गई है बेटा, ये चीज समझना जरूरी है, 1 AMU जिसे आप 1U भी बोलते हो, ये कितनी होती है, ठीक है। अगर हमें 1 AMU पता होगा इतनी होती है, तो हम सारे द्रव्यमान आसानी से निकाल पाएंगे। तो मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है, कार्बन 12, कार्बन 12 समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब बेटा क्या है, अभी आप चैप्टर 4 में समझोगे, वैसे समस्थानिक की बात वहां हुई है। कार्बन 14 और कार्बन 12 ये दो कार्बन के समस्थानिक हैं, दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, अब ये मान लो 2 प्रकार के होते हैं कार्बन, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन 12 वाले समस्थानिक की। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12, 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। ये चीज यहां समझो, 1 AMU, लेट मी चेंज द कलर, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बेटा, एक सेकेंड। 1 AMU कितना हो गया, यहाँ लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। 1/12 कार्बन 12 परमाणु, कार्बन 12 का जो एक परमाणु होता है उसका जो द्रव्यमान होगा, ये द्रव्यमान लिखा है बेटा, कार्बन 12 उसका परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका 12वां हिस्सा, जो भी आपको पता है कार्बन 12 हर एक पदार्थ में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, आपको पता है। तो कार्बन परमाणु होगा, कार्बन 12 से कंफ्यूज मत हो, कार्बन का परमाणु, ठीक है, इसे ये लेके समझो। बस वो तो एक कार्बन 12 होता है, एक 14 होता है, तो बार बार मैं कार्बन 12 बोल रही हूँ। आप क्या लेके समझो कि कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका 12वां हिस्सा, उसे हमने क्या मान लिया, 1 AMU। इसे कंपैरिजन करो तरबूज वाले उदाहरण से, तरबूज के हमने कितने हिस्से किए थे, 12, ठीक है। तो एक जो हिस्सा था हमने उसका रेट डिसाइड कर लिया था, इसके 2 रुपए हैं। तो इसी तरीके से अब हम हर चीज को क्या कर रहे थे कि उसे हमने एक इकाई मान लिया था, एक यूनिट मान लिया था। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान, जो कार्बन 12 का द्रव्यमान कुछ भी हो, कुछ भी XYZ, कुछ भी जो उसका द्रव्यमान निकलेगा उसका 12 से भाग कर दो, तो जो द्रव्यमान आएगा उसे हमने कितना मान लिया, 1 AMU, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे को नाइट्रोजन का जैसे द्रव्यमान निकालना है। आपने उसका द्रव्यमान जब कार्बन 12 के कंपैरिजन में निकाला, तो आप क्या देख रहे हो कि कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका 12वां हिस्सा किया, तो वो 1 AMU है। तो जब आप नाइट्रोजन का निकाल रहे हो, आपने देखा कि वो उससे डबल आ रहा है, कार्बन 12 के जो परमाणु द्रव्यमान का 12वां हिस्सा है उससे डबल आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, वो कितना हो गया, 2 AMU, ठीक है। यहां पे आप देखो ये चीज, पहले ये चीज देख लो, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। और यहाँ आपको ये टेबल नजर आ रही है जो मैंने आपको समझाई। हर एक तत्व का जो ये सारे द्रव्यमान लिखे हैं ये कार्बन 12 के कंपैरिजन में निकाले गए हैं। 1 AMU आपको पता है कितना होता है, तो उसी हिसाब से देखो ये अलग अलग तत्व के जो परमाणु हैं द्रव्यमान के लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का कितना है, ये सारे किस में होंगे, U में। आपको मैंने बताया मात्रक हमेशा क्या रहेगा, U, इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का
12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24U, सल्फर का 32U, क्लोरीन का 35.5U, कैल्शियम का 40U, 40U। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद एक और आप अपनी कॉपी में लिख लोगे, जहाँ पे भी ये टेबल लिखोगे, या फिर अपनी बुक में हीलियम। ठीक है, वो भी कई बार यूज होता है। हीलियम लिख के तत्व वाले इधर लिखोगे हीलियम, उसका द्रव्यमान होता है बेटा 2U, 2U। तो आपको एक मैंने पहले टेबल दी थी अलग अलग तत्व और उनके प्रतीक वाली, और एक ये टेबल। साथ साथ आप टेबल याद करते रहेंगे तो आपको आगे चीजें समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे और भी टेबल आती रहेंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपसे याद नहीं होंगी। तो साथ साथ ये टेबल लिख लिख के याद करते रहो। ये जो कुछ तत्व दे रखे हैं, इनका परमाणु द्रव्यमान आपको याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान दे रखा है कि कार्बन का 12U होता है। अब U का मतलब आपको पता है, जैसे हर चीज का, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ मात्रक होता है, जैसे किलोमीटर है, किलोग्राम है, ऐसे ही द्रव्यमान का जो परमाणु द्रव्यमान है वो हम किस में निकालते हैं, U में। ये आपको क्लियर हुआ? मैं अब आपको जल्दी से जितना आज हमने पढ़ा है इस क्लास में वो रिवाइज करा देती हूँ। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, परमाणु से। परमाणु क्या होता है, उसमें एक तत्व के सारे गुण होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तत्व की बात कर रही हूँ तो उसका एक परमाणु लोगे तो उसमें भी आपको वो सारे गुण मिलेंगे, जो आपको 10 परमाणु मिलके मिलेंगे वही एक परमाणु में भी मिलेंगे। परमाणु का साइज कितना छोटा होता है कि लाखों परमाणु को एक के ऊपर एक रख दोगे तो भी एक कागज की पतली सी परत होती है, उतनी पतली परत आपको मिलेगी। हमने तत्वों के अलग अलग प्रतीक की बात की थी कि हर तत्व का अलग प्रतीक होता है और वो कैसे रखे जाते हैं, है ना। 3 अलग अलग रूल पढ़े थे हमने कि पहला अक्षर, पहले के बाद दूसरा भी ले लेते हैं, या फिर पहला फिर उसे छोड़ के कोई और एक अक्षर, या फिर लैटिन, ग्रीक, या फिर आपका जर्मन भाषा में जो उनका नाम होता है उनके अक्षर से। ठीक है, आखिरी में हमने बात की परमाणु द्रव्यमान की। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। परमाणु द्रव्यमान में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आप ये टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको 2 चीज़ें जरूर याद रखनी है कि परमाणु द्रव्यमान हमेशा U में लिखा जाएगा, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। हाँ, और ये टेबल कि हाइड्रोजन का 1U होता है, कार्बन का 12U होता है, ऐसे। ठीक है, फिर हमने किसके कंपैरिजन में निकाले, कार्बन 12 के जो परमाणु है उसके कंपैरिजन में सारा के सारे जो आपके परमाणु उनका द्रव्यमान निकाला है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अणु के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।